आज के इस सेशन में हम लोग साइंस का जो सेकंड चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नॉट ओनली द डाइजेस्टिव सिस्टम बट ऑल्सो वी वुड बी स्टडीइंग अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन। तो अभी तक इसके पहले के जो भी टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इन आवर लास्ट सेशन स्टार फिश के बारे में हम लोगों ने जाना था, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में जाना था, एंड ऑल्सो बी स्टडीड अबाउट द मतलब डाइजेशन प्रोसेस क्या है, हल्का थोड़ा सा उस पर हम लोगों ने एक इंट्रो पार्ट देखा था। दैट ऑल्सो बी न्यू दैट की द डिफरेंट वेज ऑफ फीडिंग के यानी खाना खाने के डिफरेंट तरीके, आपका सक करना या फिर च्यू करना या फिर डायरेक्टली निगल जाना। तो देयर आर डिफरेंट वे ऑफ देयर इज डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। उन सब चीजों के बारे में जाना था। तो इन तीनों चारों चीजों में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक। किसी को कुछ पूछना है पिछले सारे 3-4 टॉपिक से? नो सर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट सेशन में फिलहाल जो भी डाउट था वही क्लियर करने में पूरा सेशन खत्म हो गया था। तो आज हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने के पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कुछ जो वो टर्म्स होते हैं। कहीं ना कहीं डाइजेशन जो प्रोसेस है उसको पढ़ाए जाने में कुछ टर्म्स यूज किए जाएंगे। उस टर्म्स के बारे में यानी टर्म्स इन द सेंस कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को समझाना चाहूंगा, जिससे आप लोग को जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाए तो आप आसानी से उसको कनेक्ट कर सकें। ओके, सो I hope you all would be getting slide। एक पेज मैंने बनाया है, स्लाइड बनाया है, पीपीटी फाइल है, आप लोगों को देखने लगा होगा। यस सर। बेटा इसमें पहला जो वर्ड्स है इंजेशन। पहला डाइजेशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया, डाइजेशन में होता क्या है। डाइजेशन इसमें भी है, फिलहाल अभी पढ़ भी लेंगे। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो शुरुआत कहाँ से होती है? इंजेशन से, यानी जैसे ही भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, जैसे ही भोजन हम मुख के अंदर रखते हैं या अंदर लेना शुरू करते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी, शरीर के अंदर भोजन लेने के प्रोसेस को ही इंजेक्शन कहते हैं। एक चीज मैंने लास्ट सेशन में बताया था बेटा, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं फंसना है। इंजेक्शन का मतलब फिलहाल हो सकता है कि मतलब इंजेक्शन का मतलब क्या है उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बेटा किसी के यहाँ बात कर रहा है कोई, प्लीज आप लोग म्यूट करें। अभी मैंने इसके पहले बताया है, मैं हर दिन नहीं बोलूंगा, इस बार मैं आप लोग को बाहर कर दूंगा। जो भी होगा आप यहाँ पे कोई भी बात करें तो उसको प्लीज आप लोग म्यूट करें या तो फिर आप स्वयं छोड़ दें सेशन। तो इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। तो इंजेक्शन जैसे ही मुख में हम कोई भोजन रखते हैं और उसका अंतर ग्रहण करना शुरू करते हैं, अंदर लेना शुरुआत करते हैं, उस प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं इंजेक्शन कहलाता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये टर्म सभी आएगा, तो इंजेक्शन को अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। यस सर। इंजेक्शन क्या होता है? आई होप इट इज क्लियर। यस सर। इसके बाद आता है डाइजेशन इन द प्रोसेस। अच्छा, इसके द सेकंड टर्म इज द डाइजेशन, जिसके बारे में पूरे टॉपिक यानी आज ही के सेशन में 1-2 दिन हम लोग डाइजेशन ही पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में भी डाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत जाना। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? डाइजेशन मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू द सिंपलर या सॉल्युबल सब्सटेंस। जो भी हम फूड्स अपने शरीर के अंदर लेते हैं, वो जैसे हम लोग भोजन लेते हैं उसी तरीके से हमारे शरीर द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जाता। उसको यूटिलाइज जो हमारा बॉडी है सेम उसी तरीके से नहीं कर सकता। उसको क्या करता है बॉडी जिस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, यानी एक सिंपलर या सॉल्युबल, मतलब ये ऑब्जर्व किससे करता है? ब्लड हमारा। तो ब्लड कहीं ना कहीं फिलहाल आपका सॉल्युबल फॉर्म में ही इसको ऑब्जर्व करता है, तो उस पार्ट में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन मीन्स क्या हुआ? अगर कोई पूछे एक लाइन में यानी शॉर्ट आंसर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज डाइजेशन, तो देन यू कैन यू राइट यस सर। इंजेक्शन क्या है ये भी लिख सकते हैं।
Yes, sir. मान लीजिए अगर आपके एग्जामिनेशंस में आ जाए, कभी कुछ पूछ लिया जाए, आपके एमसीक्यूज में आ जाए, लिख सकते हैं ना। द थर्ड वन इज Yes, sir. द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जैसा कि नाम से ही बिल्कुल लग रहा है, एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस ही कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है वही ऑब्जर्वेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच डाइजेस्टेड फूड एंटर द ब्लड। होता क्या है, ब्लड द्वारा जो भी फूड हम मतलब अपने मुख के अंतर से अंतर्ग्रहण करते हैं, प्रवेश करते हैं, मतलब भोजन प्राप्त करते हैं, उसको ब्लड हमारा ऑब्जर्व करता है। ब्लड के अंदर जाने की प्रक्रिया ही डाइजेस्टेड फूड होते हैं। वो डाइजेस्टेड फूड मतलब फूड डायरेक्टली नहीं, जिसका डाइजेशन हो चुका रहता है, तो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, उनका ब्लड द्वारा ऑब्जर्वेशन, फूड के कंपोनेंट्स का ब्लड द्वारा ऑब्जर्वेशन ही यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन ही कहलाएगा। तो इस ऑब्जॉर्प्शन अगर कोई वर्ड आएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करते समय, तो आई होप कि इट वुड बी क्लियर दैट कि व्हाट आई वांट टू से। ये क्लियर रहेगा ना? क्योंकि मैं कई बार बोलूंगा कि इसको ऑब्जर्व करने के लिए ब्लड द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, या उसके करने के लिए इस तरीके से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि ब्लड आपको ऑब्जर्व कर ले। तो ये ऑब्जर्व क्या है, करना है, ये चीजें समझ में आएगा किस तरह ऑब्जर्व कर लेता है शरीर। ब्लड द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ब्लड के रास्ते से। द फोर्थ वन इज द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस by which the food carried by the blood for utilization by the body। जो तरीका है, जो भी हमारे मतलब क्या होता है, जो ब्लड, द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड कैरिड बाय द फ्लड, जो फूड को यानी जो मतलब जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं उसको किस तरह से हमारे शरीर के विभिन्न सब मिला के ब्लड द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। जो ऑब्जर्व किए वाले फूड होते हैं उसको हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने की प्रक्रिया, और उस डिफरेंट ऑर्गन्स द्वारा यूटिलाइज करने की प्रक्रिया ही एसिमिलेशन कहलाती है। ओके, सबसे पहले हमने इंजेक्शन किया, पहला स्टेप में किया, हमने मुख के अंदर भोजन प्रवेश कर मतलब प्राप्त किया, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन यानी कई सारे टुकड़ों में उसके सिंपलर या सॉल्युबल फॉर्म में जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसको फॉर्म किया गया, फिर ब्लड द्वारा ऑब्जर्व किया गया, और फिर जो ऑब्जर्व किए हुए फूड्स होते हैं, ऑब्जर्व किए हुए जो सब्सटेंस होते हैं, उसको हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो डिफरेंट ऑर्गन्स तक जब वो ट्रांसपोर्ट मतलब पहुंच जाता है, तो उस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी द्वारा उसको यूटिलाइज किया जाता है। इसलिए यूटिलाइज करके क्या बन जाता है? एनर्जी। जब जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जब वो यूटिलाइज करते हैं तो एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये चीजें समझ में आई बेटा? बेटा हो सकता है कि एसिमिलेशन आपके बुक में ना हो, बट फिलहाल ये 4-5 प्रोसेस है वो आप समझ लीजिए, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के पहले ये थोड़ा सा ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट लास्ट आपका एजेशन है। एजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अनडाइजेस्टेड फूड फ्लो आउट द बॉडी। होता क्या है, जो भी कुछ फूड्स ऐसे ही होते हैं जो अनडाइजेस्ट होते हैं, तो जिनका पाचन शरीर ब्लड द्वारा नहीं, मतलब जिसका ऑब्जर्वेशन ब्लड द्वारा नहीं हो पाता, जो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाते किसी कारणवश, तो वो ऐसे उन फूड का क्या होता है, वो हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हमारे शरीर के बाहर हम कहीं ना कहीं मल द्वारा निकाल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। तो ये चीजें क्लियर हो गई? इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। बेटा इन दोनों में डिफरेंस पता है? एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन। एब्जॉर्बेशन क्या है? फूड द्वारा, ब्लड द्वारा फूड को ऑब्जर्व करना। एसिमिलेशन क्या है? जो ऑब्जर्व किए हुए फूड कंपोनेंट्स है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करना, और उस अदर कंपोनेंट्स ऑफ जो उस अदर ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स द्वारा फूड को यूटिलाइज करना। ये डिफरेंस है बेटा इन दोनों में। ओके, ये चीजें सब क्लियर हुई? हम लोग आते हैं अपने बुक पे। अभी भी किसी के यहाँ पे आवाज आ रही है, मुझे कुछ किसी न किसी दिन एक दिन मुझे करना है, मतलब चेक ही करना पड़ेगा कि किसके यहाँ से आवाज आती है अचानक।
फिर इसको समझाना पड़ेगा अलग से, एक दिन कर लूंगा इसको। तो अब हम लोग आते हैं अपने बुक्स पे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम लोग क्या करते हैं, अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को प्राप्त करते हैं, और फिर उसका पाचन करते हैं, फिर उसको उसका यूटिलाइज भी करते हैं, यानी उसका प्रयोग भी करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं फूड के, उसको क्या करते हैं, मल द्वारा डिफिकेटेड, निष्कासित कर देते हैं। Have you ever wondered what happens to the food inside the body? क्या कभी आपने ये सोचा है, जाना है या जानने का प्रयास किया है कि हमारे शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. होता क्या है, जो फूड है वो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित एक सतत नली होती है, एक मतलब ट्यूब आकार के या एक नली आकार का एक मतलब कई सारे कह सकते हैं, जो ये सतत नली होती है, जो एक दूसरे से डिफरेंट तरह की नली होती है, डिफरेंट नाम के होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसके थ्रू एक मतलब उसके थ्रू ये फूड हमारा पास करता है वन बाय वन। तो हम ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इट इज ए कंटिन्यूअस कैनल, एक सतत नली है। सतत नली को फिलहाल ये पूरी नली को सब मिला के अलग अलग पार्ट्स में, यानी जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं, एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं, और एक तरीके से कैनल का ये फॉर्म हो जाता है कि सबसे पहले मुख के द्वारा गया एसोफेगस में, फिर उसके बाद स्टमक में बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो एनएस के थ्रू बाहर निकल गया। इसलिए हमारे मुख से खाना निकला, और फिर बाद में हम उसको निष्कासित कर देते। जो हमारा ये फूड जो है, ये कंटिन्यूअस कैनल, एक सतत नली के थ्रू ये पास करता है, यानी चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत बकल कैविटी इन द सेंस मुंह गुहिका हिंदी में बोला जाता है, बट आप लोग इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, बकल कैविटी यानी मुख से हम प्रवेश करते हैं, मुख, ठीक है। बकल कैविटी इन द सेंस आप माउथ मान के चलिए, एंड इट एंड्स एट द एनस, और कहाँ पे खत्म होता है, एनस पे। स्टार्ट्स कहाँ से होता है, बकल कैविटी के बजाय स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट द एनस, इतना चीज ध्यान रखिए। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो यह पूरा मुख से लेकर के जो इनस तक के जो कैनल है, जो आपकी नली है, जो प्रक्रिया है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको हम डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, डिफरेंट भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका बकल कैविटी मैंने बताया, आप माउथ मान सकते हैं, या फिर हिंदी में मुंह गुहिका आप बोलते हैं। अब माउथ ही आप मान के चलिए, या बकल कैविटी, साइंस के लैंग्वेज में बकल कैविटी शुड बी रिमेंबर, ओके। अगर सिंपली अगर नाम अगर आपको जानना है तो माउथ, हमारे माउथ मतलब ये माउथ पूरा फेस नहीं, ये हमारा ये वाला अंदर वाला माउथ, ठीक है। सेकेंड वन इज द फूड पाइप और एसोफेगस। अब यहाँ पे आपको एसोफेगस आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है। आपकी मतलब अगर एसोफेगस ना याद है तो फूड पाइप ऑल्सो यू कैन से। तो इसको फूड पाइप, जो कि एसोफेगस होता है, जो कि फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, सेकंड वहां पे जाता है। और फिर इसकी जो ये कंपार्टमेंट, तीसरे कौन सा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टमक, और चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये रेक्टम से जुड़ा हुआ रहता है, रेक्टम इन द सेंस आमाशय, यानी जहाँ पे मल हमारे इकट्ठा होते हैं या मल द्वार है उससे जुड़ा हुआ होता है, और फिर उस रास्ते से लास्ट में जो एनस है, मल द्वार, उसके थ्रू हम इसको फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर देते हैं। आपको क्या लगता है, इट इज नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ? आपको क्या लग रहा है, ये बहुत ही लंबा पाथ नहीं है? लंबा है या नहीं, आप लोग को क्या लग रहा है? इतना लंबा प्रोसेस करने में, शुरुआत करने में इतना ज्यादा बोलना पड़ रहा है कि बकल कैविटी है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके पहले भी मैंने आपको बताया, बहुत सारे 4-5 टर्म्स बता दिए, अभी उसका यूज शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो आपको केवल पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, ये पार्ट्स यूज होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये तो है। यस सर। तो लंबा हुआ ना, आगे पढ़ते हैं। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। जो ये 5-6 पार्ट है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं फॉर्म करते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्म करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोला जाता है, ओके। अभी ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड आपका कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस कौन देता है आपका? हमारे मुंह में आप लोग जब खाना खाते होंगे तो लार निकलता है, वो लार का काम क्या है?
मतलब ये ऑटोमेटिकली निकल आता है मुंह पे। और ये मतलब अच्छा, आप लोग बताएंगे जीभ का क्या क्या काम है, टंग का क्या काम है, तो यहाँ पे बताएगा व्हाट इज द यूज ऑफ टंग। जीभ का यूज तो Sir, सभी to लोग जानते हैं, taste बट the व्हाट इज द यूज food. ऑफ टंग। हाँ बेटा बोलिए। Yes, sir. So for Sir, taste to the food, हाँ, टेस्ट द फूड, वेरी sir गुड। for नेक्स्ट, making the saliva, फॉर मेकिंग द सैलिवा एंड, और भी कोई? अगर हम जीभ ना हो तो क्या हम बोल पाते? no, sir. ये भी एक तरीके का काम है ना, तो कितना इंपॉर्टेंट है टंग, ये चीजें जानेंगे हम आपके चैप्टर में, फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में उसके बारे में। तो सब मिला के ये जो 5-6 पार्ट्स आपको बताए गए, ये कहीं ना कहीं एलिमेंट्री कैनाल का को फॉर्म करते हैं, जिसको कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं मैंने पूछा था पिछली बार, अभी आज आकृति नहीं है लाइन पे शायद। तो फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उस फूड के कंपोनेंट्स को क्या क्या जाता है, जो जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है, अलग अलग पार्ट्स में जाता है, उसको उसी तरीके से उसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है भाई, क्रमिक रूप से। जहाँ पे जिसको जो आवश्यकता रहती है उसको धीमे धीमे उसको ऑब्जर्व भी कर लिया जाता है हमारे ब्लड द्वारा। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands। क्या जो इनर वॉल ऑफ द स्टमक यानी हमारे आमाशय, स्टमक हमारे आमाशय की जो अंदर का पार्ट है, अंदर की जो भित्ति है, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटा आंत, ठीक है, छोटी आंत, समझ में आया बेटा? Sir. जो इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द Yes, sir. स्मॉल इंटेस्टाइन, और साथ साथ में कई तरह के ये ग्लैंड्स में क्या होता है, कह सकते हैं कि वेरियस ग्लैंड्स सब मिला के, तो डाइजेस्टिव जूस, ये वेरियस जो ग्लैंड्स होते हैं ये कई तरह के डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। ये ग्रंथियां, ग्लैंड्स में से होता है ग्रंथियां। तो स्टमक का जो अंदर वाला पार्ट होता है प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन और कई सारे ग्रंथियां, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के कई सारे ग्रंथियां एसोसिएटेड विद द कैनल। इस कैनल, जो भी आपने कैनल के बारे में बना, उस कैनल से जुड़ी हुई रहती हैं, इससे उनका एसोसिएटेड रहती हैं। और ये किस तरह की, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं इस ग्लैंड्स के, जैसे एक सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रियास हो गया। तो these are the various glands। और सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए, वेरियस ग्लैंड्स हो गए, स्टमक हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों चारों चीजें सब मिल करके इस कैनल के से जुड़ी हुई होती हैं। और इस ग्लैंड्स का यूज क्या होता है, इस ग्लैंड्स का यूज क्या रहता है, सेक्रेट। ये ग्लैंड्स जो होती हैं ये कुछ डाइजेस्टिव जूस स्रावित करती हैं, और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, ये हमारे जो भोजन को कहीं ना कहीं टुकड़ों में और भी मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट बना देती हैं। जब सॉफ्ट बना देती हैं तो आसानी से ये और भी टूट जाता है या पिस जाता है, और तो टूटता पिसता ही नहीं, कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कन्वर्ट हो जाती है जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, और जिसका ऑब्जर्वेशन ब्लड द्वारा कर लिया जाता है। ओके, Yes, sir. हाँ बेटा, तो फिर से पढ़ते हैं। इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स, द लिवर एंड द पैनक्रियास। सेक्रेट जूसेस, सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, जो आमाशय की जो अंदरूनी जो आंतरिक भित्ति है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया यानी छोटी आंत, और कई तरह की ग्रंथियां जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियास, जो कि डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करती हैं। ये सभी लोग मिल करके उस कैनल से जुड़ी हुई रहती हैं, जिसका काम क्या रहता है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सिंपलर या सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। These digestive juices convert complex substance of food into the simpler one। वही बात जो मैंने बताया कि डाइजेस्टिव जूस क्या करती हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड होते हैं, उसको सिंपलर या सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड, बेटा यहाँ पे बोला गया द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे बताया गया था द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अथवा एलिमेंट्री कैनल, दोनों को चाहे आप एलिमेंट्री कैनल बोले या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोले, दोनों एक ही चीजें हैं।
द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं? अभी ऊपर दिया गया एग्जाम्पल, Yes, sir. कौन कौन से होते हैं? Stomach, small intestine, सलाइवरी ग्लैंड हो गए, liver. पैंक्रियाज हो गए, यहाँ पे दिया हुआ ना, Yes, sir. सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गए, यानी जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। और आपका जो ये 5-6 पार्ट्स थे, 5-6 कंपार्टमेंट्स थे, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट मतलब स्थापित करना, निर्माण करना, यही तो हुआ। Yes, sir. Now let us know what happens. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. अब हम ये जानेंगे कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनल है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें हमारे फूड का डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें क्या होता है। तो सबसे पहला कौन सा पार्ट था? सबसे पहला कंपार्टमेंट क्या था? Sir, सबसे पहला कंपार्टमेंट क्या था बेटा? cervical cavity. Cervical cavity. बेटा बकल कैविटी। बकल कैविटी से में जाने के पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिससे थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं किया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है एक बार आप एक वीडियो देख लें, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, फिर एक एक पार्ट्स में क्या क्या वर्क है, क्या क्या फंक्शन है, वो दिखाते हैं। वीडियो से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि फूड कैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है, फिर कैसे उसका डाइजेशन होता है, मतलब प्रोसेस क्या है, धीमे धीमे सारी चीजें बताएंगे। होता क्या है, आप सभी को आई होप की वीडियो देखने लगा होगा। होता क्या, यहाँ से फूड जैसे एंटर कर रहा है, अभी फूड यहाँ माउथ से फिर नीचे जा रहा है, ऑसोफेगस, ये जो आपका ये लंबी सी नली की तरह दिख रहा है, ये इसको ऑसोफेगस बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे चला गया, ये स्टमक में गया। स्टमक के बाद कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हुए फिर एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। फिर से एक बार देखिए, फूड आपका बकल कैविटी से थ्रू होते हुए ये भोजन जा रहा है। अभी आपको यहाँ पे चीजें, यहाँ पे बेटा एक चीज जानने की जरूरत है, जब फूड हमारा जाता है तो यहाँ पे 2 पार्ट है, सेम रास्ता। एक ये जाता है जहाँ पे हमारी ये शोषण नली है, ठीक है, और ये यहाँ पे भोजन जाके स्टमक से ले चला जाता है। कई बार भोजन आपका इसमें क्यों नहीं जाता, कई बार क्वेश्चन इसमें आता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, आपके बुक में है फिलहाल, ये आगे आप हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे जब कई बार होता है, यहाँ पे एक ढक्कन की तरह एक मतलब चीजें होती है, जिसका काम क्या होता है, जब हम फूड लेते हैं तो ये बंद हो जाता है और ये सीधा हमारा स्टमक में चला जाता है। कभी कदार अगर ये नहीं बंद हो पाता तो भोजन हमारा यहाँ पे चला जाता है, जिसकी वजह से हमें हिचकी या खांसी आती है और भोजन निकल के बाहर चला जाता है, फिर आगे इधर चला जाता है, तो बाहर ही निकल जाएगा या तो फिर से स्टमक में चला जाएगा, ठीक है। तो भोजन यहाँ पे ऑसोफेगस से होते हुए फिर ये स्टमक में पहुंचा। स्टमक सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे फिर भोजन का डाइजेशन, अभी डाइजेशन प्रोसेस हो ही रहा है, अभी नहीं कंप्लीट हुआ। इस स्टमक के बाद क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, फिर लेकिन सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, जो कि हमने बताया था इनर से जुड़ा हुआ, मतलब सब मिला के वो मलाशय से जुड़ा हुआ होता है, उसी रास्ते से वो इनर के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। आते हैं बेटा आपके बुक पे, सब मिला के एक वीडियो आपने देख लिया, डाइजेशन का प्रोसेस ही पूरा दिखाया गया उसमें, और जो वही बताया गया वही सारी चीजें आपको वहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में दिखा दिया गया। वहाँ पे हम लोगों ने देखा जो फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, दैट इज द माउथ एंड द बकल कैविटी, मुख अथवा मुख गुलिका। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ
जो फूड का अंतर्ग्रहण या फूड का जो प्रवेश है वो मुख के द्वारा होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेक्शन। वही चीज है जो अभी आपको शुरुआत में बताया गया था, व्हाट इज इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेक्शन। We chew the food with the help of teeth and break it down mechanically into the small pieces। हम लोग दांतों की सहायता से यांत्रिक विधि द्वारा मैकेनिकली इस फूड को तोड़ते हैं कई सारे पार्ट्स में, यानी सिंगुलर फॉर्म में या स्मॉल फॉर्मेट्स में, स्मॉल पीसेस में तोड़ लेते हैं, चबा लेते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums। क्या होता है हमारे शरीर या हमारे मुख में जो भी दांत होते हैं, तो सारे दांत हमारे मसल्स से बने हुए सॉकेट होते हैं हमारे मुख में। तो सारी टीथ मतलब सारे दांत हमारे मुख में जो भी दांत होते हैं वो मसल्स द्वारा बने हुए मसूड़ों में दांत, मसूड़ों से बने हुए सॉकेट में हमारे दांत फिक्स होते हैं और हर दांतों का अपना अलग सॉकेट होता है। ठीक है, फिगर 2.3, यहाँ पे 2.3 में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इज आल्सो देयर। यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग अलग टीथ के क्या प्रकार हैं। अच्छा, कोई बताएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर? Yes, sir. हाँ बताएं। Sir, incisor, canine, premolar and molar. मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, फोन करता हूँ आपको। तो आपका पहला है इंसीजर, सेकंड क्या है? कैनाइन, थर्ड आपका प्रीमोलर या मोलर। ठीक है, थर्ड फोर्थ। तो कैन आप लोग ये भी जानते होंगे कि हाउ मेनी इंसीजर्स टीथ आर देयर। क्यों खुशी बेटा, आपको पता है? Yes, sir. बेटा अभिषेक के अलावा और किसी को कुछ नहीं पता? हाउ मेनी इंसीजर्स टीथ आर देयर? मुस्कान आप बताइए। गौरव आप बताइए। फोर इंसीजर टीथ आर देयर, फोर हैं। आपने ये चित्र देखा, चार, यही चार आप बता रहे हैं। क्यों बेटा श्रेया, कितने होते हैं? उत्कर्ष आप बताइए। उत्कर्ष, आदर्श, खुशी, कोई भी बताइए। प्राची आप बताइए। बेटा चार नीचे होते हैं, चार ऊपर भी तो होते हैं। तो टोटल हाउ मेनी इंसीजर्स टीथ आर देयर? तुम गौरव कितने हुए? कितने हुए बता सकते हैं? गौरव नहीं बोलेंगे इस समय, माइक बंद कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आवाज आती है। तो ठीक है, फिलहाल हम बहुत ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आगे आते हैं। तो हाँ, यहाँ पे 2.3 में टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो हमारे टीथ होते हैं वो अपीयरेंस में, दिखने में वेरी करते हैं, यानी डिफरेंट मतलब रखते हैं। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और अलग अलग फंक्शन, अलग अलग कार्य भी करते हैं। जो हमारे टीथ दिखने में भी अलग अलग तरीके से होते हैं, उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। अब इसके क्या फंक्शंस हैं ये जानने की बारी आई। तो 10 मिनट बचे हैं आज के सेशन के। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स इन फिगर 2.3। 2.3 में आपको ये सारी चीजें दी हुई हैं। Which ones for parsing and hearing, and also find out the one that are used for the chewing and the grinding। अब आपको ये जानना है कि कौन सी टीथ का यूज हम फाड़ने के लिए या काटने के लिए यूज करते हैं या फिर पीसने के लिए। तो ये सारी चीजें जानना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में आज मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल आप लोग को। यहाँ पे आप लोग पहले देख लीजिए ध्यान से। देयर आर 8 इंसीजर्स टीथ। जो सामने वाली ये जो टीथ होती है, बिल्कुल सामने वाला, आप अपने फिंगर्स को जब मुंह के अंदर ले जाएंगे और गिनेंगे 1 2 टोटल सब मिला के। आप ये जाने, कल ही बता दिया गया था कि सबसे पहले टीथ दो तरह, एक होता है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। लास्ट सेशन में पढ़ाया जा चुका है। बच्चों में 20 टीथ मतलब होते हैं अराउंड, क्योंकि मिल्क टीथ होते हैं अराउंड। परमानेंट टीथ धीमे धीमे 8 से 10 सालों 11 सालों में तक पूरे टीथ आ जाते हैं, 12 सालों तक। ठीक है, 12 13 14 साल तक।
अब धीमे धीमे जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं, परमानेंट टीथ हमेशा के लिए आ जाते हैं। वो जब टूटते हैं, वो टूटते क्यों है? अगर कोई कैविटी हो जाती है या कोई दांत वाली बीमारी हो जाती है, देन ओनली इट। अच्छा, अलग अलग टीथ के प्रकार क्या है? सबसे पहले नीचे 4 इंसीजर्स होते हैं, ऊपर भी 4। ये बेटा मैं परमानेंट टीथ की बातें कर रहा हूँ। नीचे 4 इंसीजर्स होते हैं, ऊपर भी 4 इंसीजर्स होते हैं, देन टोटल 8 इंसीजर्स आर देयर। Yes, sir. कैनन, ये आपका जो इंसीजर्स के जस्ट बगल में कौन सी टीथ होती है? कैनन। ये नीचे 2 होते हैं, एक ये है 2, और इसी तरह ऊपर वाले जबड़े में भी 2 होते हैं, यानी टोटल हाउ मेनी कैनन आर देयर? 4. 4. In the same way, if I talk about the premolar, then total how many premolar are there? 8. Lower part 4, and in the upper part is also 4. So that means total how many premolar are there? 8. 8. In the same way, if I talk about the molar teeth, तो इसको कि कहीं ना कहीं हमें पीसने के काम आता है, ग्राइंड, मतलब यहाँ पे पूछा गया ना, तो ग्राइंडिंग के काम आता है। तो टोटल हमारे 12 होते हैं, 3 3 6 नीचे वाले जबड़े में और 6 ऊपर के पार्ट में। 12. तो इसके फंक्शंस भी आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ फिलहाल। Incisors are the sharp teeth at the front of the bite. Incisors are the sharp teeth at the front of the mouth that bite into food and cut into smaller pieces. They are flat with a thin edge. They are also called the interior teeth. Incisors teeth क्या होते हैं? जो बिल्कुल सामने होते हैं, फ्रंट पे होते हैं मुख में, और इसका काम क्या करते हैं? बाइट, काटने का काम करते हैं। तो रोटी अगर आपने लिया तो रोटी आप, या कोई मान लो सामने से कुछ काटना है, वो आप अगर काटने का काम करते हैं तो फिर उसके लिए इंसीजर टीथ का यूज किया जाता है। If I talk about the canines, canines are the sharp pointed teeth that sit next to the incisors. जो canines होते हैं, इंसीजर के जस्ट बगल वाले टीथ होते हैं, जो कि शार्प भी होते हैं, नुकीले भी होते हैं, और एक किस तरह दिखते हैं? फ्रैंक्स की तरह दिखते हैं। डेंटिस्ट ऑल्सो कॉल देम टॉप साइड और आई टीथ। जो डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो कैनिन्स के अलावा वो क्या बोल सकते हैं? इसको टॉप साइड्स या आई टीथ भी बोल सकते हैं। डेंटिस्ट इसको बोलते हैं। कैनिन्स आर द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द टीथ एंड पीपल यूज देम टू टीयर फूड। जो कैनिन्स टीथ होती हैं, ये हमारे सभी टीथों में, सभी दांतों में सबसे लंबा होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, सबसे लंबा टीथ कौन सा होता है? कैनन, इंसीजर, प्रीमोलर। तो कैनन्स आर द टीथ, कैनन्स आर द लॉन्गेस्ट टीथ ऑल ऑफ द टीथ among all of the teeth, and people use them to tear and food. People क्या करने के लिए इसका यूज करते हैं? फाड़ने के लिए। गन्ना, अगर आप मान लीजिए गन्ना खाते हैं तो गन्ना आप फाड़ते हैं ना कहीं ना कहीं, तो उसका यूज करने के लिए आप कैनन टीथ का यूज करते हैं। कि सामने से ऐसे फाड़ते हैं, कोई कर पाता है? कभी कोशिश करिएगा, होगा नहीं। कट करना हो तब तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फाड़ना हो गन्ना को खाने के पहले, आप कहीं ना कहीं उसको फाड़ते हैं ना छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर जाके आप उसको आप अंदर ले करके, फिर ग्राइंड करके, फिर उसके रसों को हम लोग अंदर ले लेते हैं, तो करते हैं। Yes, sir. ये थर्ड, प्रीमोलर टीथ। प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं? या बाइट्स और बिगर देन द इंसीजर्स एंड कैनन। जो अगर इंसीजर्स और कैनन से बड़े होते हैं, लॉन्गेस्ट नहीं होते हैं, बड़े होते हैं। लंबा होना, बड़ा होना में डिफरेंस है ना, समझते हैं इन दोनों को? Yes, sir. They have many roots and help chew and grind up food. Adults have 8 premolars. First and second premolar are the molars that sit next to the canines. Adults में 8 premolars teeth पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कैनिन्स के just बगल में होते हैं, जिनका यूज हमें चबाने में, जिनका यूज हम अधिकतर चबाने में या ग्राइंड करने में करते हैं। The last one is the molar teeth. It is the biggest of all the teeth. सबसे बड़ा teeth होता है, यानी सबसे अंदर वाला पार्ट सबसे बड़ा होता है, सबसे लंबा नहीं, ध्यान रखिएगा। मोलर आर द बिगेस्ट ऑफ ऑल द टीथ। दे हैव अ लार्ज फ्लैट सरफेस विथ हिट्स दैट अलाउ देम टू च्यू फूड एंड ग्राइंड इट अप। Adults have 12 permanent molar, 6 on the bottom and top jaw, and children have 8 primary molars. बच्चों में ये 8 ही पाए जाते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं 12 हो जाते हैं। तो बच्चे कभी ना कभी तो अडल्ट होंगे ना, तो शुरुआत में उनके पास 8 प्राइमरी मोलर्स टीथ पाए जाते हैं, फिर बाद में 12 हो जाते हैं। ओके, तो मोलर टीथ जो है वो सबसे बड़े होते हैं, और इनका यूज कहीं ना कहीं पीसने के, जो खाना हम लोग अंदर लेते हैं मुख से,
उसको कहीं ना कहीं पीसने के काम आता है, या पूरी तरीके से इस तरीके से मिक्स करने के, टुकड़ों में डिवाइड करने में आता है, जहाँ पे बिल्कुल आसानी से वो ऑब्जर्व किया जा सके। तो ये रहा टीथ की बातें। यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटी दी हुई है बेटा, देयर इज ओनली 3 मिनट्स। मैं आपको ये एक्टिविटी दे रहा हूँ, आप लोग कर भी सकते हैं बेटा घरों में। एक्टिविटी करने के कुछ फायदे हैं बेटा। अभी आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो ये एक्टिविटी कभी नहीं ध्यान रहेगी, कोई मतलब नहीं। आपने पढ़ लिया, खत्म हो गया, अगले चैप्टर में गए, अगले क्लास में गए, पुरानी चीजें खत्म हो गई। बट अगर कोई एक्टिविटी आप करते हैं तो एक्टिविटी मतलब वो पूरे लाइफ टाइम के लिए आसानी से मेमोराइज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में सभी लोगों ने पहली बार सुना है, इसके पहले भी आप टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन कई लोगों को नहीं ध्यान रहा होगा Yes, sir. कि अलग अलग टीथ का फंक्शन क्या है और कितने कितने होते हैं। ध्यान तो नहीं रहता ना हमेशा, भूलना फिलहाल ह्यूमन भूलता तरीके से हर कोई भूल सकता है। तो खुशी, गौरव, आदर्श, सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक्टिविटी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आप करते हैं तो आपको जीवन पर्यंत याद हो जाता है, और कहीं अगर गलती से भूल जाते हैं ना तो तुरंत आपको पता है कि ऐसे किया था, तुरंत काउंट करके आप बता सकते हैं। आप एक टीथ को काउंट करने की और उसका यूज का यहाँ पे कुछ से रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी को भी जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं। करना क्या है आपको, तो करना क्या है सब मिला के, इस एक्टिविटी को आप अपने घरों पे कोशिश करिएगा बेटा। अभी वैसे भी माहौल बहुत गंदा है, तो ऐसे में सबसे पहले हैंड वॉश करिएगा, फिर पढ़ के आप छोड़ मत दीजिएगा। आपको एक्चुअली मुख के अंदर अपना कोई भी फिंगर से हाथ ले जाने के पहले अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोइएगा। फिर उसके बाद अपने सारे मिरर के सामने खड़े होकर के आप स्वयं काउंट करना शुरू करिएगा आपके पैराग्राफ में। इसको आप घर पे करिएगा सेशन के बाद, आसानी से आपको याद हो जाएगा कितने टीथ होते हैं, क्या काम है, सारी चीजें। तो ये मेमोराइज करने का एक तरीका है। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आप अपने हाथों को धुलिए, शरीर शीशा के सामने खड़े हुए, और अपने दांतों को गिनिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। आप अपने इंडेक्स फिंगर का यूज कर सकते हैं दांतों को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब कई तरह के टीथ मिलेंगे। सामने वाला 2-3 जो भी आप 4 दांत पे अगर आप टच करेंगे तो वो चारों दांत आपको एक तरीके के दिखेंगे। उसके बगल वाला फिर दूसरी तरीके से दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर वाला प्री मोलर वो थोड़ा और बड़ा दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर शार्प भी रहेगा। एकदम अंदर वाला पार्ट सबसे बड़ा रहेगा, लेकिन वो ये सोचो कि कुछ काट पाता होगा, काटने या चुड़ने के काम नहीं आता होगा। आप उसको फील करेंगे जब आप टच करेंगे। अब आपको फिर क्या करना है, हाउ मेनी काइंड्स टीथ कुड यू फाइंड। आपको कितने तरह के टीथ आप फाइंड आउट करते हैं, और बेसिक बात है कि 4। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। आप एप्पल या ब्रेड को खाते हुए उसको मतलब उसको खाइए और ये महसूस करिए कि कौन सा दांत आपका ग्राइंडिंग के लिए, कौन सा कटिंग, कौन सा फाड़ने के लिए, किस तरीके से यूज करना है। ये एक्टिविटी इस एक्टिविटी में है 2.2 में। तो इसको आप सभी लोग करिएगा बेटा, और इसको नंबर ऑफ ये सारी चीजें मैंने आज समझाया, इसको आप कंप्लीट भी कर लीजिएगा। मैं अपने कल पूछ भी सकता हूँ। इसका सेशन कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है आज का सेशन, ठीक है। विदिन 30 सेकंड बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जो बाकी की चीजें हैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो दिस इज फॉर द डे। अगर किसी को कोई डाउट है, सेशन शुरू करने के पहले ही नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूछ लेंगे, तो आप लोग उस दिन के लिए क्वेश्चन रेडी रखिएगा अगर आपके पास कोई डाउट है। ओके बेटा। Yes, sir.